बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको अपनी यूएफ के डेली वीडियो के अंदर बताया था कि इजराइल ने एक एयरबॉर्न लेजर का तजर्बा किया है। ये एक हाई पावर एयरबॉर्न लेजर है। आज बेसिकली हम इस खबर के ऊपर भी बात करेंगे, प्लस लेजर के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत से लोग ये समझते हैं ये जो नए वेपन्स होते हैं ये बड़े अल्टीमेट होते हैं और इनको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान की लिमिटेशंस हैं और इंसान जब तक इस दुनिया पे है वो इन लिमिटेशंस के अंदर रह के काम कर सकता है, इन लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकता। इस लेजर के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसराइल की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। इसराइल का जो मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर ये एक आने वाले दिनों में वाइटल किरदार अदा करेगा। ये जो नई हाई पावर्ड लेजर है इसको इसराइल ने यूएवीज यानी कि ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स के खिलाफ तो बड़ी इफेक्टिव होगी, प्लस इसराइल जो है इनको रॉकेट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन चलें आगे चल के देखते हैं कि ये कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये सिस्टम जो है ये इसराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स, ये उसने बनाया है। इसराइल एयरफोर्स का एक मिसाइल टेस्ट यूनिट है, उसका नाम है येनेट। ये येनेट और एल्बिट सिस्टम जो है उन्होंने मिलकर इस टेस्ट को जो है कंडक्ट किया है और इस टेस्ट के अंदर इस लेजर सिस्टम ने मुख्तलिफ किस्म के यूएवीज को इंटरसेप्ट किया और उनको तबाह किया। इस लेजर सिस्टम को सेसना 208 कैरावान जहाज की लेफ्ट विंडो के ऊपर जो है इंस्टॉल किया गया था, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं। इस टेस्ट की जो डिटेल्स बताई गई हैं उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इस सिस्टम ने एक ड्रोन को 1 किलोमीटर से जो है निशाना बनाया और उसको डिसेबल कर दिया। अब ये जो एयरबॉर्न लेजर है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एयरबॉर्न लेजर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसको इजीली मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के मुकाबले के अंदर ये जो एयरबॉर्न लेजर होती है ये ज्यादा एरिया को थोड़े वक्त के अंदर कवर कर सकती है। ग्राउंड बेस्ड लेजर जो होगी वो तो एक जगह पे खड़ी रह के तो उस एरिया को ही कवर कर सकती है, लेकिन जो एयरबॉर्न लेजर है वो हवा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है और मुख्तलिफ एरिया को जो है वो थोड़े वक्त के अंदर स्कैन भी कर रही है और उस एरिया को जो है वो सिक्योर भी कर रही है। ये जो एयरबॉर्न लेजर होती है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन जो है वो ग्राउंड बेस्ड लेजर से कम होती है, जिसकी वजह से जो है ये बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। ये जो लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं इनकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर। अगर क्लाउड्स हैं उस एरिया के अंदर तो ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, उस एरिया के अंदर स्मोक है तो ये उस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। फिर इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मसलन ये जो एयरबॉर्न लेजर होती है इसका वेट, इसका साइज, इसका थर्मल लोड, इसकी जो पावर चाहिए होती है इसको चलाने के लिए, ये सारी चीजें जो है इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं। बहुत ज्यादा वजन होगा, बहुत ज्यादा साइज होगा तो आप इसको किस जहाज के अंदर रखेंगे। जितना ज्यादा बड़ा लेजर सिस्टम होगा, जितना ज्यादा हैवी लेजर सिस्टम होगा उसको उतनी ज्यादा पावर चाहिए होगी। अभी एक सेसना के अंदर इन्होंने रखा है, सेसना कितनी ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। ठीक है, आई बिलीव के सेसना के अंदर उन्होंने कोई अलग से पावर यूनिट रखा होगा, क्योंकि सेसना जहाज जो है वो इतनी ज्यादा पावर जनरेट ही नहीं कर सकता कि इस लेजर सिस्टम को जो है वो ऑपरेशनल कर सके। इस वजह से इस जहाज के अंदर उन्होंने अलग से कोई पावर सिस्टम जो है वो रखा होगा। अब इसराइल ने कहा ये जो हमारा लेजर सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज और हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो है किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर इफेक्टिवली काम कर सकता है। ये बेसिकली एक ऐसा क्लेम है जो कि अब्सर्ड क्लेम है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर तो लेजर सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि जितनी आप ऊपर जाएंगे हवा जो है वो थिन होती जाती है, इस वजह से एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो सूटेबल होती जाती है लेजर सिस्टम के लिए। लेकिन किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर ये बात जो है ये मानने वाली नहीं है, ये उन्होंने झूठ बोला है। लेजर सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसकी जो कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा कम होती है। इनको बनाने के अंदर जो कॉस्ट लगती है वो तो ज्यादा होती है, मसलन इनके ऊपर जो रिसर्च होनी है, जो इनके ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट है वो तो ज्यादा होगी किसी भी मिसाइल वगैरह से या किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से, लेकिन इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो किसी भी काइनेटिक इंटरसेप्टर से जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी। आप एक ड्रोन को गिराने के लिए अगर एक तरफ लेजर को इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ किसी सरफेस टू एयर मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो ज्यादा महंगा है। जो लेजर आपने उस ड्रोन के ऊपर मारी है हो सकता है कि वो जस्ट $1 पर इंटरसेप्ट आपको पड़े, क्योंकि लेजर में तो सिर्फ आपकी पावर जनरेशन के ऊपर जो पैसा लगना है वही लगना है। सिस्टम तो आपने बना लिया, उसके बाद आपने उस लेजर को ऑपरेशन करने के लिए जितनी ज्यादा पावर चाहिए वो आप उसको लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई मिसाइल किसी भी ड्रोन की तरफ मारते हैं तो मिसाइल की अच्छी खासी कॉस्ट होती है। लेजर की जो कॉस्ट है वो सिर्फ ये है कि आप उसको पावर दे रहे हैं। इसराइल अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर 3-4 किस्म के वेपन्स को यूज करता है। सबसे पहले तो आयरन डोम है उसका, फिर उसके बाद वो अमेरिका के पैट्रियट को भी यूज करता है, फिर उसने एक बनाया हुआ है डेविड स्लिंग, उसके बाद उसका एक सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको वो एरो कहते हैं, उसके बाद उसके फाइटर्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हैं। लेकिन अब ये लेजर जो है वो उसने इंडक्ट कर लिया है, लेजर का उसने जो है वो कामयाब तजर्बा कर लिया है और अब वो किसी तरह से इसको जो है मजीद अच्छे तरीके से ऑपरेशनल करेगा। देखें आपके पास कोई सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरी है S-400 ही आप समझ लें, S-400 की बैटरी के अंदर जो है वो 4 मिसाइल आप रख सकते हैं। लेजर की जो मशीन है जब तक आप उसको सफिशिएंट कंसिस्टेंट पावर सप्लाई देते रहेंगे वो इंडेफिनिट टाइम तक जो है वो फायर करती रहेगी। उसको तो सिर्फ सफिशिएंट और कंसिस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, जब तक उसको ये मिलती रहेगी वो फायर जो है वो करती रहेगी। सरफेस टू एयर मिसाइल एक बैटरी के अंदर 4 हैं, 4 आपने मारे
चार खत्म हो गए आपको उसके बाद उनको दोबारा रीलोड करना पड़ेगा। लेजर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। लेजर मशीन जो है पड़ी हुई है, ठीक है पड़ी हुई है, आप उसको पावर दे रहे हैं, वो चार्ज हुई हुई है, दुश्मन का ड्रोन आया, दुश्मन का जहाज आया, आपने उसकी तरफ फायर कर दिया। फिर लेजर सिस्टम्स का एक और एडवांटेज ये है कि इनको आप ओवरवेल्म नहीं कर सकते। ओवरवेल्म मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि सपोज S-400 की बैटरी के अंदर 4 मिसाइल हैं, आप उस तरह 5 ड्रोन फेंक दें, 4 को तो वो 4 मिसाइल तबाह कर देंगे, 5वें का क्या वो करेगा। लेकिन लेजर के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेजर के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक लेजर मशीन जो है एट ए टाइम एक टारगेट को एंगेज कर सकती है। अब देखें ये चीजें आ जाती है कि इंसान जो है ना वो कहीं भी जाके तो अल्लाह ताला ने उसको परफेक्ट नहीं बनाया। S-400 का डिसएडवांटेज क्या है कि उसकी बैटरी के अंदर 4 मिसाइल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसका एडवांटेज है वो ये है कि वो ये जो 4 मिसाइल है साइमल्टेनियसली अपने 4 टारगेट्स को जो है वो हिट कर सकते हैं। लेजर के साथ ऐसा नहीं है। लेजर का एडवांटेज क्या है कि वो 4 से ज्यादा टारगेट्स को एंगेज कर सकती है और सक्सेसफुली एंगेज कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका प्रॉब्लम यह है कि एक वक्त के अंदर वो सिर्फ एक टारगेट को एंगेज करेगी। S-400 एक वक्त के अंदर चारों टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। अगर आपने एक से ज्यादा टारगेट्स को एंगेज करना है तो उस एरिया के अंदर आपको 2 मशीन्स लगानी पड़ेंगी, 2 लेजर वेपन्स की मशीन लगानी पड़ेंगी। तो ये ट्रेड ऑफ होता है। ये जो मिलिट्री प्लानर्स होते हैं ये ऐसे नहीं जनरल बन जाते। ये इनका काम होता है कि ये देखना है कि उन्होंने किस एरिया के अंदर कौन सी चीज रखनी है, किस एरिया के अंदर कौन सी चीज रखनी है। उनका काम ही ये होता है, हर वक्त वो ये चीजें पढ़ते रहते हैं कि ये नया वेपन आया है, उसकी ये लिमिटेशंस है, उसकी ये एडवांटेजेस हैं, हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमारे बेस्ट यूज के अंदर वो ये जो वेपन है ये हमें किस तरह से ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। फिर उसके बाद एक और डिसएडवांटेज जो है इन लेजर वेपन्स का होता है वो ये होता है लैग का डिसएडवांटेज होता है। एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल एंगेजमेंट के बाद उसको कितना टाइम लगेगा उस पावर को कि वो चार्ज कर सके लेजर को, और लेजर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो नए टारगेट की तरफ जो है वो जा सके। यानी कि आपकी मशीन जो थी वो उस वक्त चार्ज थी, एक टारगेट या एक यूएवी जो है उस एरिया की तरफ आया, आपकी लेजर ने उसको एंगेज किया। अब लेजर जब उसको एंगेज कर रही थी उसके दरमियान में जो है वो आप कह सकते हैं कि वो डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद आपने जो उसको पावर सप्लाई दी हुई है उस पावर सप्लाई ने उस लेजर को जो है वो चार्ज भी करना है, क्योंकि लेजर को एक खास हद तक जो है वो पावर चाहिए कि वो अपने टारगेट को जो है वो डिसेबल कर सके। सस्ती तो है लेकिन उसका जो लैग टाइम है एक से दूसरे टारगेट को एंगेज करने में वो काफी ज्यादा हो जाता है। S-400 के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, एक मिसाइल मारा साथ ही उसने दूसरा मिसाइल भी छोड़ दिया। लेजर जो है वो टाइम लेती है। अमेरिका जो है इससे पहले एयरबोर्न लेजर बना चुका है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है उसने सबसे पहले ये एयरबोर्न लेजर जो है उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ग्राउंड बेस और सी बेस लेजर का तो तजर्बा पहले हो चुका है, लेकिन एयरबोर्न लेजर का जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो अब कहते हैं कि इसराइल ने सबसे पहले किया। इसराइल ने इस लेजर सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो लेजर सिस्टम किस किस्म का था, उसकी पावर आउटपुट कितनी थी और उसकी दूसरी तीसरी जो लिमिटेशंस वगैरह थी वो क्या थी। अमेरिका ने तकरीबन 2 से 3 साल पहले ये अनाउंस किया था कि वो अपने AC-130 गनशिप जहाज को जो है एयरबोर्न लेजर से ऑपरेशनल करेगा, लेकिन उसके बाद जो है हमें कोई ऐसा जो उसकी खबर सामने नहीं आई और ये तजर्बा जो है ये कुछ दिन पहले इसराइल ने कर लिया। तो अमेरिका जो है आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पीछे आ गया। और प्लस जो AC-130 गनशिप जहाज है उसके बारे में समझा जाता है कि वो A2 ग्राउंड रोल्स के लिए अमेरिका ने रखा हुआ है, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। उसमें ज्यादा पावरफुल लेजर जो है वो आप सिस्टम रख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में समझा जाता है कि वो A2 ग्राउंड रोल्स के लिए होगी। तो देखें आने वाले दिनों में लेजर पे किस तरह से वर्किंग होती है, क्योंकि लेजर जो है ये फ्यूचर वेपन है और जिस तरह से इसके ऊपर नई मजीद इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म रखूंगा। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं या आप कोई कमेंट वगैरह देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।